दूसरा वेक्टर बी है, लेट सपोज कि दूसरा वेक्टर बी है, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी वेक्टर ए से परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? यस और नो? आंसर है नहीं। अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है सुनना, इसका मतलब ये केस तो हो नहीं सकता है। कैसे होगा? ये वेक्टर ए है और पहले ही बोल दिया है कि रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये ए से 90 डिग्री पे है, मतलब वेक्टर ए से कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री। तो कॉमन सेंस है कि वेक्टर बी किधर होगा? तो वेक्टर बी इस साइड होगा, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट किधर से पास हो सकता है? बीच से पास हो सकता है, और बीच से पास होने के बाद क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर हो सकता है। देखो क्या ये डायग्राम राइट है बच्चे? कैसे किया पता चला? अगर दो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री पे है, इट मींस ए इधर है और बी किधर? इधर होगा, इसीलिए उन दोनों का रिजल्टेंट किधर से पास हो रहा है? उसके बीच से। सो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो करना क्या पता है? ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो, हमें पहले से पता है कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल होता है थीटा। यस और नो? और जो वेक्टर ए का रिजल्टेंट से जो एंगल बनाता है उसका नाम क्या दिया था हमने? अल्फा। याद करो, रिजल्टेंट वेक्टर जो वेक्टर ए से एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है? बोलो। 90 डिग्री। वेरी गुड। सो इस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ये हमें पता चल गया। तो देखो इस टाइप का कुछ भी पूछे, मुझे नहीं पता कि क्या इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब ये कंडीशन रहेगा ना तो एक चीज तुमको फिक्स करना है। क्या? तो इसका यूज कर लेना है अल्फा का। हमें पता है कि tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये हमें फॉर्मूला पहले से पता है कि रिजल्टेंट का tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता है। अब तुमको थीटा पता नहीं है लेकिन तुमको अल्फा पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? सो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब tan 90 की वैल्यू बताओ बच्चे कितनी होती है? जल्दी। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होती है, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं। हाँ, नॉट डिफाइन, हम उसको इनफाइनाइट ले लेते हैं। सो अगर यहाँ इनफाइनाइट आता है तो इनफाइनाइट कुछ मिलने वाला ही नहीं है, मतलब हम डिफाइन नहीं कर पाते, तो बेटर इसको नीचे भेज देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। तो उससे फायदा क्या हुआ? देखो a प्लस b cos थीटा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन क्या हो गया? सो tan 90 का वैल्यू क्या हो गया? इन्फिनिटी। अब सोचो, इन्फिनिटी मींस थोड़ा कि बहुत ज्यादा? आंसर है बहुत ज्यादा। हम डिफाइन यहां पे नहीं कर पाए, इसका मतलब बहुत ज्यादा। सो a प्लस b cos थीटा इक्वल टू ये वैल्यू क्या हो गई? 0। कोई भी नंबर अपॉन इन्फिनिटी कर देते तो वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे? 0 होती है, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये 0.0000 समथिंग आएगा। हम किसके लिए इक्वल टू कर लेते हैं? अप्रॉक्स 0 के इक्वल टू कर देते हैं। तो देखो यहां से एक रिलेशन मिल गया, a इक्वल टू माइनस b cos थीटा या cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया? माइनस a अपॉन b। तो उस टाइम में अगर तुमको ये रिलेशन डायरेक्ट याद आता है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम में डायरेक्टली तुम यूज कर सकते हो कि cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस a अपॉन b। ये रिलेशन यूज कर लोगे और क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन दिया रहेगा जो तुमको पहले से पता होना चाहिए और वो क्वेश्चन वाइज रहेगा। इसका यूज करके तुमको ये रिलेशन मिल जाएगा और इसे कुछ भी रहेगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। आया? क्या बोला पता चला बच्चे? सो हाँ, तो ये कॉम्पिटिटिव में सिर्फ काम आएगा, ये बोर्ड के किसी भी पोर्शन में काम नहीं आएगा। हाँ, शायद एक क्वेश्चन में शायद फोर्थ चैप्टर ये वेक्टर जो हम कर रहे हैं ना, फोर्थ चैप्टर का ही पार्ट है, तो वहां पे कुछ करेंगे ना तो एक क्वेश्चन में मैं इसको यूज करूंगा। कुछ तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, वहां पे कुछ रिलेशंस ऐसा यूज करना था। सो इसको लिख लो फटाफट। लिख लिए? सर लिख लिया। हाँ, तो ये याद रखना है कि जब भी अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर ए से परपेंडिकुलर है तो अगर ये याद भी नहीं रहा तो याद करो, जो दिया उसको यूज कर लो।
अल्फा दिया है और अल्फा का तो एक ही फॉर्मूला होता है क्या, टेन अल्फा। टेन अल्फा का यूज कर लिया, एक रिलेशन निकल जाएगा, बाकी तो रिलेशन कुछ ना कुछ दिया रहेगा जिससे तुम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसके बेसिस पे नहीं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन तो मिलेगा ही तुमको क्योंकि मैं सिखा दिया हूं। एक क्वेश्चन अभी तुम लोग करो, जल्दी लिखो तो क्वेश्चन। द रिजल्ट लिखो, द रिजल्टेंट of two equal vectors A and B, two equal vectors A and B, the resultant of two vector A and B is equal to magnitude of वेक्टर A और वेक्टर B। कौन है बच्चे ये, माइक ऑफ करो जो भी है। The resultant of two equal vectors A and B is equal to magnitude of vector A और vector B. Then find angle between two vectors. Angle between two vectors. मतलब क्या बोला है कि दो इक्वल वेक्टर्स है A एंड B। दो इक्वल वेक्टर्स का मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, सेम होगा। सो दो इक्वल वेक्टर है, नहीं इक्वल वेक्टर ना, मैं थोड़ा सा गड़बड़ शायद वर्डिंग यूज किया। इक्वल वेक्टर वो होते थे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता था, दोनों सेम। तो कुछ हाँ, तो एक्चुअली कैसा है, the magnitude of resultant of two vectors A and B, the resultant of two vectors A and B equal हटा दो, the resultant of two vectors A and B is equal to magnitude of vector A और vector B, then find the angle between two vectors। अब सुनो, बोल दिया है कि तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना A और B का, उसका मैग्नीट्यूड A या B के इक्वल है। इसका मतलब A और B दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, आपस में इक्वल है। मतलब रिजल्टेंट अगर 5 आया और क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 5 जो है वो वेक्टर A के मैग्नीट्यूड या B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इसका मतलब A भी 5 है और B भी कितना है, 5 है। तो क्या पूछा है कि A और B के बीच का एंगल बताओ। ट्राई करोगे क्या बच्चे, ट्राई करो, ठीक है, नहीं आता है तो मैं ट्राई करूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 180 हो सकता है, मुझे नहीं पता आंसर। वैसे लग तो रहा है कि सही है, बट फिर भी देखते हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूं। हाँ कितना आया, करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। जल्दी बोलो सर, 0 या 180 पक्का। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, इधर आओ। दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है, तो चेक कर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बोलो, b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। सो लेट r की वैल्यू a है, तो अंडर रूट क्या हो गया बच्चे, a स्क्वायर। b की वैल्यू भी क्या रख देते हैं, a, ये भी क्या हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर cos थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, पहले ही दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अब a स्क्वायर को इधर, या एक काम करो, इधर 0 बच गया, इधर क्या बचा हमारे पास, तो हाँ इधर क्या बचा, a स्क्वायर, तो क्या इधर बचा 1 प्लस 2 cos थीटा, आया ना, जल्दी जल्दी बोलो।
इसमें से ये तो कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा 1, इसके पास क्या बचा 2 cos थीटा। इस ए स्क्वायर को नीचे रखोगे तो 0 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा, सही है, ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म। सो 0 इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा। सो फाइनली पता चला, इसको इधर लेके आओ तो 2 cos थीटा इक्वल टू -1, या cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया -1/2। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री। आया कि नहीं आया? यस सर। वेक्टर में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे लॉजिक से मत ट्राई करना, जब तक तुम श्योर ना हो, पहले से किए हुए ना हो, तब तक कुछ करना नहीं। क्वेश्चन ये बोला है कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरे वेक्टर के इक्वल है, इसका मतलब 100% उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 120 डिग्री। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो चलो करके देख लेते हैं। एक वेक्टर ले लेते हैं, एक फोर्स ले लेते हैं F1, दूसरे का दूसरा फोर्स ले लेते हैं F2, सही है। या एक काम करो, ए पी लो कि F1 F2 चलेगा? चलेगा। अब दो वेक्टर है यहाँ पे F1 F2, F1 का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ले लिया, F2 का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ले लिया, और उनके बीच का एंगल ले लिया 120 डिग्री। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चे? 10 ही आनी चाहिए। चलो मैं करके दिखाता हूं। दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री। F1 की वैल्यू कितनी है तो 10, 10 का स्क्वायर 100, F2 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 100 cos 120 माइनस 1/2। 100 से ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 100 से 100 कैंसिल, 100 बचा, तो वैल्यू कितनी बची बच्चे 10 न्यूटन। कहा 400, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, -100 से +100 क्या हो गया कैंसिल, सिर्फ 100 बचा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना बचा 10। इसका मतलब ये पता चला कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तभी जाके रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या आएगा सेम। कैसे किया पता चला, जो क्वेश्चन में दिया था ना, देखो वेक्टर इजी पता है क्यों होता है, वेक्टर के क्वेश्चन हमें कुछ करना नहीं होता है, जो दिया रहता है ना उसी को हम कंटिन्यू कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला था रिजल्टेंट जो है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया और मैग्नीट्यूड सबका क्या कर दिया सेम कर दिया, जो आया वो आंसर हो गया, और आंसर कितना आ गया 120 डिग्री। किसी को डाउट है बच्चे? नो सर। लिखो फिर, लिख लिए क्या? यस सर। पक्का? चलो मैं रब करूं? यस सर। हाँ ठीक है, तो चलो रब करते हैं। फाइनली एडिशन का काम खत्म हो गया। अब मुझे लगता है कि एडिशन के किसी भी टाइप के क्वेश्चन तुम लोग करने के बाद में हो। सो नाउ अब ये स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। सो हेडिंग को बड़ा सा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये बहुत बड़ा सा हेडिंग दे दो। मैंने बच्चे एक नया नोट्स भेजा है वेक्टर का, क्योंकि पहला वाला जो भेजा था ना जिस बच्चे का, उसने पूरा नहीं लिखा था, उसने कुछ ही पार्ट लिखा था। तो अभी उसने जो नोट्स भेजा हो ना उसमें पूरा का पूरा वेक्टर है, ठीक है? ठीक है? यस सर। यस सर। और सुनो, कुछ कुछ पॉइंट्स ना मैं एक्स्ट्रा बोल जाता हूँ, तो उसको लिखना मत भूलना। अभी रफ एंड में कुछ कुछ भले लिखते जाओ फेयर एंड में, और उसमें से टैली कर लेना, क्योंकि हर साल जब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ कुछ चीजें एडिशनल कर देता हूँ, ठीक है? सो चलो अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, कुछ ऐसा है कि नहीं? क्या बोलता है सु? क्या सर? कुछ नहीं, बोलना चाहे तो कुछ बोल सकता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलना अगर कुछ चाहे तो बोल सकता है। हाँ सर बोल, ठीक है। ठीक है,
वैसे तू डांस बहुत अच्छा करता है, पता चला। कौन बोला? देखा था तेरा डांस। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वन, कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं उसका देखेंगे। थर्ड पॉइंट से मेन डेरिवेशन आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट देते हैं, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, लिखते जाओ बच्चे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर, विथ स्केलर मतलब एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। सो स्टेटमेंट वाला पार्ट तो बाद में भी कर लोगे, स्टेटमेंट वाला पार्ट बच्चे बाद में भी कर लेना। देखो हो क्या रहा है, किसी एक वेक्टर में अगर तुम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स कैसे ले लेते हैं, एक वेक्टर सी ले लेते हैं इक्वल टू ए इंटू वेक्टर बी। देख के क्या पता चल रहा है, हम वेक्टर बी को मैग्नीट्यूड से स्केलर से मल्टीप्लाई किए कि वेक्टर से मल्टीप्लाई किए बच्चे? वेक्टर से। नहीं, वेक्टर बी को देखो किसके साथ मल्टीप्लाई किए, स्केलर से। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसका मतलब वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन रहता तब वेक्टर होता ना, तो वेक्टर बी को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्केलर है और बी क्या है, वेक्टर है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि मैग्नीट्यूड दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए। इस केस में क्या होगा बच्चे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब जो एक नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ magnitude of A and B and the direction of resultant vector is along the one vector या along the vector। मतलब क्या है सुनो, a और b के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो और जो b का वेक्टर, तो इसमें से एक ही था b, जो c का मतलब c यहां रिजल्टेंट है इन दोनों का, जो c का डायरेक्शन क्या होगा, तो जो b का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, c का डायरेक्शन होगा। आया कि नहीं आया बच्चे? यस सर। एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स का फॉर्मूला बताना, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बताओ एक्सेलरेशन स्केलर की वेक्टर और मास स्केलर। इसका मतलब ये पता चला कि अगर वेक्टर में स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट जो क्वांटिटी बनेगा वो स्केलर बनेगा वेक्टर बनेगा, वेक्टर बनेगा। सो वही मैं बताया कि इसके रिजल्टेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब हाँ बोलो। बट हर बार थोड़ी वेक्टर बनेगा, हर बार वेक्टर बनेगा। कोई एक एग्जांपल आप बताओ। वर्क डन। हाँ, वर्क डन में ना आएंगे बच्चे, वर्क डन में दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो दोनों के दोनों वेक्टर होते हैं। हम यहाँ पे एक वेक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर के साथ, ठीक है, उस पे भी आएंगे, टेंशन नहीं ले, मल्टीप्लिकेशन ही टॉपिक है। हर बार किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, वेक्टर ही बनेगा, याद रहेगा। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है इसका f का डायरेक्शन क्या होगा, तो जो a का डायरेक्शन होगा, क्योंकि m के पास तो डायरेक्शन ही नहीं, तो जो डायरेक्शन a का है वही डायरेक्शन किसका होगा, f का होगा। कैसे, तो चेक कर लो। m इक्वल टू बच्चे दिया है 2 kg, m इक्वल टू 2 kg और एक्सेलरेशन की वैल्यू है
5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई कैप क्या बता रहा है, बोलो। डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ, डायरेक्शन एक्सेलरेशन का एक्स एक्सिस कह रहा हूं। तो बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फोर्स इक्वल टू मास, मास कितना है देखो 2, मास की वैल्यू है 2 इंटू ये कितना है 5 आई कैप। सो आंसर कितना आ गया 10 आई कैप। इट मींस मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, और डायरेक्शन क्या रहा, तो एक वेक्टर का जो डायरेक्शन, जो वेक्टर का डायरेक्शन था वही रिजल्टेंट का भी क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। आया कि नहीं आया? यस। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। मोमेंटम का फॉर्मूला याद आ रहा है, 9th क्लास में था, लीनियर मोमेंटम। यस सर। क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो मास क्या है, स्केलर, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। मतलब स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो 100% जो नया क्वांटिटी बनेगा वो क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। याद रहेगा? यस सर। हाँ, सो कैसे करेंगे, तो मास इक्वल टू लेट 10 केजी है, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, वो कितना भी ले लेते हैं, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड है। तो मोमेंटम क्या होगा, तो सिंपल, मोमेंटम का फॉर्मूला मास कितना है 10 इंटू वेलोसिटी कितनी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मल्टीप्लाई कर दो 10 से। सो 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ये क्या हो गया बच्चे, लीनियर मोमेंटम हो गया। आया कि नहीं आया? यस सर। सो हमें ये पता चला कि किसी भी वेक्टर को जब स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी बनेगा वो स्केलर बनेगा कि वेक्टर बनेगा, वो वेक्टर बनेगा। वेक्टर। सही है, हमेशा कोई इसमें संशोधन वाली बात नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है और डायरेक्शन तो बेचारे का है, वो इसके पास जा रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर। रब करो बच्चे। हाँ ठीक है, सो नो सर, सो लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा लिख ले में जल्दी करना है। हर्ष आज भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया क्या? कल तक तो क्वेश्चन पूछ रहा था वो। ठीक है, बहुत एब्सेंट रह रहे हैं सर। ठीक है चलो, सो आगे करते हैं। अभी आप सेकेंड वाला पॉइंट जो लेते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नंबर, विथ ए नंबर, मतलब वो स्केलर वगैरह के साथ नहीं, वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो सिंपल देखो, अगर वेक्टर बी इक्वल टू n इंटू वेक्टर ए हुआ, मतलब क्या कर रहे हैं, देखो किसी वेक्टर को n के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0 हो सकती है, प्लस माइनस 1 हो सकती है, प्लस माइनस 2, डैश डैश कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। अब जरूरी नहीं कि प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1.2 भी हो सकता है। किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में भी बच्चा जो रिजल्टेंट होगा ना, वही दोनों के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, बराबर होगा, और जो डायरेक्शन इसका होगा वो किसके इक्वल टू होगा, वेक्टर ए के डायरेक्शन के इक्वल टू होगा। आया कि नहीं आया? सो मैग्नीट्यूड ऑफ resultant vector is equal to, ये सब स्टेटमेंट इसलिए लिखा रहा हूं ना, बाद में तो भूल जाओगे, अभी तो याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे, पता नहीं क्या किया था वहां पे। The magnitude of resultant vector is equal to multiplication of real number, multiplication of number and magnitude of vector and direction of resultant vector is along the vector, is along the vector, मतलब जो भी पहले से वेक्टर है उसके इक्वल टू होगा। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं,
फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, और किसी ने बोला कि हमें 4F की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 4F की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या कर क्या रहे हैं हम, तो कर ये रहे हैं, अच्छा सुनो, ये वेक्टर के फॉर्म में है ना, तो 10 आई कैप न्यूटन ले लिया, मतलब डायरेक्शन के साथ दिखाया, क्योंकि यहाँ वेक्टर है ना इसीलिए उसका डायरेक्शन लिया। सो 4F की वैल्यू बताओ, मतलब वेक्टर F में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोलो जल्दी, नंबर से, मतलब 4 क्या है, नंबर है, तो करो क्या, कुछ नहीं करो, 4 इनटू क्या कर दिया 10 आई कैप, सो आंसर कितना हो गया 40 आई कैप। इट मींस हुआ ये कि मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और डायरेक्शन क्या था, सेम, जो पहले डायरेक्शन था वही क्या रहेगा बच्चे, बाद में डायरेक्शन रहेगा। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। एक और एग्जांपल ले लिया, वेक्टर A इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप, किसी ने बोला 5 इंटू वेक्टर A की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो उसका आंसर तो वेक्टर ही होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप, सो आंसर कितना हो गया 10 आई कैप माइनस 25 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी डाउट बच्चे? नो सर। सो पता चला कि वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो या वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, जो नया क्वांटिटी, जो न्यू क्वांटिटी बनेगा वो वेक्टर ही रहेगा, और उसमें होगा क्या कि उसका मैग्नीट्यूड दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल टू होगा, एंड उसका डायरेक्शन, जो भी पहला वाला वेक्टर रहेगा ना उसका जो डायरेक्शन होगा, जो नया वाला वेक्टर बनेगा उसका भी डायरेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, यस सर। रब करूं मैं, रब करूं? यस सर। सो हेडिंग आते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब आएगा वो चैत्रा बोल रही थी ना वर्क वाला, वो सब अभी आएगा। 10th 9th क्लास में जब वर्क सीखते थे तो वर्क का यूनिट बताया जाता था जूल, और बताया जाता था वर्क स्केलर क्वांटिटी है, हाँ या ना? ये किसका माइक ऐसा आवाज कर रहा है, सो थर्ड वन जो है ना वो है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सिंबल है बच्चा ये डॉट, ध्यान से देखना, सिंबल क्या है इसका, ये डॉट करके सिंबल है, बाजू में लिखना, मेरे पास बाजू में लिखने के लिए जगह नहीं है। सो डॉट प्रोडक्ट उसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, तो ध्यान से सुनना, जब हम मल्टीप्लाई बचपन में करते थे ना तो 2 into 3 इक्वल टू 6, तो दोनों तरीके से लिखते थे, हाँ या ना, बोलो? यस। एक बार ऐसे भी लिखते थे और ऐसे भी लिखते थे, क्रॉस भी करके लिखते थे तब भी 2 into 3 बोलते थे, और डॉट करके लिखते थे तब भी क्या बोलते थे 2 into 3। अब हुआ ये कि जब वेक्टर में मल्टीप्लाई करने गए ना तो लोगों ने सोचा कि अब मल्टीप्लिकेशन तो करना है, तो मल्टीप्लिकेशन जब वेक्टर का कर रहे हो तो देखा मल्टीप्लिकेशन एक टाइप का नहीं है, मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का, दोनों टाइप का कैसे है सुनना। वर्क जो होता था ना बच्चे वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या था, मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुनना, ये 9th क्लास में सीखे थे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। अब तुमको जब 9th क्लास के टीचर समझाए होंगे ना तब बोल दिए होंगे डायरेक्टली कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, बट तुम्हारे माइंड में अगर उस टाइम में क्वेश्चन आता ना तो तुम सोच सकते थे फोर्स स्केलर की वेक्टर, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो क्वेश्चन ये दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर कैसे हो गया, टेंशन वाली बात थी। तुम लोगों ने टीचर से कभी पूछा था 9th में? नहीं सर, वेरी गुड, इससे पता चला आप कितने क्यूरियस थे, अच्छी बात है। चलो यहाँ देखते हैं, सो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू, इसमें आपकी आवाज नहीं आती है, अच्छा बीच बीच में आवाज नहीं आती है, कभी कभी नहीं आती आपकी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हैं, हाँ सभी लोग मिलके। सो
वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो था वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्केलर था। किसका माइक कौन है बच्चे? शुभ। शुभ क्या कर रहे थे? ये आवाज हाँ ठीक है, चलो फैन का स्पीड कम रखो। सो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब पहले लोगों को क्या लगा कि लोगों ने सोचा चलो बोल देते हैं ना कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर होता है। ऐसा लोगों ने सोचा पहले कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम क्या बोल देते हैं? स्केलर। तुरंत पता है क्या हुआ? एक और क्वांटिटी आ गया जिसका नाम है टॉर्क। मैंने बताया था एंगुलर फॉर्म में फोर्स का दूसरा नाम बन जाता है टॉर्क। उसका भी मल्टीप्लिकेशन फोर्स इनटू और डिस्प्लेसमेंट ही रहता है। आर लिखते हैं, आर पोजीशन वेक्टर है लेकिन एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट जैसा ही काम करता है। अब ये फोर्स जो रहा वो भी वेक्टर क्वांटिटी, ये जो पोजीशन वेक्टर रहा डिस्प्लेसमेंट जैसा काम करता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। और गड़बड़ ये था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके स्केलर नहीं बनता है, तब क्या बनता है? वेक्टर बनता है। अब दिक्कत ये हो गई कि एक टाइम में दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो स्केलर हो जा रहा है, और उसी फिर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वेक्टर भी हो जा रहा है। तो लोग सोचे कि हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन को सिंपलीफाई नहीं कर पाएंगे। अब तक जो मैंने दो केस सिखाए वो सिंपल थे। एक के पास डायरेक्शन है, दूसरे के पास नहीं है, दोनों मिलके बना तो जो डोमिनेंट था वो डोमिनेंट हो गया और नेट डायरेक्शन हो गया। क्वेश्चन गड़बड़ यहां ये हो रही थी कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो एक टाइम में स्केलर आ जा रहा था और एक टाइम में वेक्टर आ जा रहा था। तो दिक्कत इसी बात की थी कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर पाए कि एक बार दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर हो जाए और एक बार दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का सिखा दिया वेक्टर का। क्या बोल रहा हूं पता चल रहा है बच्चे? इसी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो सब फिजिक्स है और ये पूरा मैथ्स है। ये फिजिक्स वालों ने नहीं किया है, ये मैथ्स वालों ने किया है। ये पूरा मैथ्स है और मैथ्स में आएगा भी। मैं तो फिजिक्स में यूज है इसीलिए सिखा रहा हूं। तो मैंने बोला था कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्यों? ये सब डिफाइन हो रहा है कि जब ये और ये हो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही रहा, लेकिन एक बार में स्केलर आ जा रहा है, एक बार में वेक्टर। ऊपर से सुनो वैल्यू भी अलग अलग, दोनों बार मल्टीप्लिकेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही है। यहां पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही है। इसका वैल्यू कुछ और, इसका वैल्यू कुछ और, सेम रखा। फोर्स की वैल्यू 10 रखा है, 2 मीटर रखा कुछ। तो यहां पे दोनों सेम रख के देखा तो यहां कुछ और वैल्यू, यहां कुछ और वैल्यू। यहां पे डायरेक्शन नहीं मतलब स्केलर क्वांटिटी और यहां पे वेक्टर क्वांटिटी। तो लोगों को इतना पता चल गया ना कि जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है वो एक टाइप का नहीं है, वो दो दो टाइप का है। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, हम सिंबल क्या देखें, हम सिंबल क्या दें। तो लोगों के माइंड में आया कि ठीक है चलो दो मल्टीप्लिकेशन तो पहले ही यूज कर रहे थे ना सिंबल, उसी सिंबल को यहाँ पे इन लोगों ने यूज कर लिया। दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन जो रहा ना, इसमें इसका नाम रख दिया स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनो, इस मल्टीप्लिकेशन का नाम रख दिया स्केलर प्रोडक्ट और इसका नाम रख दिया वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आ रहा है। इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला क्योंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आ रहा है। अब डॉट और क्रॉस क्यों बोला? क्योंकि एक में सिंबल क्रॉस यूज किया और एक में सिंबल डॉट यूज कर लिया। तो हुआ ये कि इस मल्टीप्लिकेशन का नाम रख दिया गया क्रॉस प्रोडक्ट और इस मल्टीप्लिकेशन का नाम रख दिया गया डॉट प्रोडक्ट। सिंपल। दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन क्यों बनाए गए पता चला? हाँ, क्योंकि दो सेम क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन पे अलग अलग वैल्यू आ रही थी और एक बार स्केलर आ जा रहा था, एक बार वेक्टर। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैथमेटिक्स वाले जो भी लोग थे उन्होंने दो प्रोडक्ट बनाया, दो मल्टीप्लिकेशन बनाया। एक का नाम दिया गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनटू मत रीड करना, अब यहाँ वेक्टर में इसको 2 क्रॉस 3 रीड करेंगे और इसको 2 डॉट 3 रीड करेंगे। मतलब यहाँ इनटू वाला कोई सीन वेक्टर में यूज मत करना। मैग्नीट्यूड के साथ कर सकते हो,
वेक्टर जब दो एक साथ रहेंगे तब इनटू वाला काम मत करना, या तो वहां डॉट होगा या तो वहां क्रॉस होगा, वहां दो वेक्टर के बीच में इनटू नहीं होगा। मैग्नीट्यूड में इनटू हो सकता है लेकिन जब वेक्टर लिखोगे वहां पे इनटू नहीं होगा। ठीक है, सो हमें पता चला कि दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। एक जो मल्टीप्लिकेशन है डॉट प्रोडक्ट है जिसका सिंबल है डॉट। अब दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना तो वैल्यू स्केलर देगा। क्यों देगा दिखाऊंगा मैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे वैल्यू स्केलर आती है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट आगे सिखाऊंगा मैं तब वहां पे वो वेक्टर देता है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट दोनों को हम सेम काउंट करते हैं, मतलब दोनों का दोनों सेम होता है। यहां तक डाउट आया बच्चे? हाँ, पक्का डाउट नहीं आया ना? हाँ, तो अभी समझ में आएगा, बाकी इजी है। ध्यान से देखो, एक वेक्टर ले लिया ए और एक वेक्टर ले लिया बी। ध्यान से देखना, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, अब उनके बीच कुछ तो एंगल रहा होगा, तो ये एंगल क्या ले लिया बच्चे? थीटा। अब देखो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नो, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। अच्छा, एडिशन की जब बात करते हैं तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम होने पे क्या हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर पाते हैं, सॉरी डायरेक्टली ऐड कर पाते हैं क्या? बोलो जल्दी। अगर हाँ, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो क्या हम डायरेक्टली ऐड कर पाते हैं क्या? बोलो। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो नेट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, नहीं, वेरी गुड। वैसे ही सोचा कि अब दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? आंसर है नहीं। इसका मतलब क्या दोनों पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। लेकिन लोगों ने सोचा अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके अलोंग कर ले, इसका मैग्नीट्यूड अगर इसके अलोंग कर ले तब क्या दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा? हाँ, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है यहां तक? हाँ। सो बी से प्रोजेक्शन लाइन, एक लाइन का प्रोजेक्शन किया ए पे। देखो 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 एकदम अच्छे से। प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट ले रहा है। बी का कंपोनेंट ए के अलोंग देखा तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा, ये यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? फिर से बोलो, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ध्यान से देखो, गड़बड़ी नहीं। ए बाई बी। चलो मार खाओगे तुम लोग, गड़बड़ करते हो। इधर देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है? डायरेक्शन नहीं लिखा, ये 30 डिग्री है। इसका दो कंपोनेंट करते हो क्या? अरे हाँ है ना? ये वाला कंपोनेंट का नाम ax ले लेते हैं, ये वाले कंपोनेंट का नाम ay ले लेते हैं। ax का वैल्यू बताओ, मैग्नीट्यूड। अरे बोलो। cos 30। a cos 30 मार खाएगी। इसका जो कंपोनेंट लेते हैं वो थीटा के साथ जो बनता है वो क्या होता है? cos थीटा ना। तो ax की वैल्यू क्या हो गई? a cos थीटा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, ये देखो प्रोजेक्शन ही किया है x एक्सिस पे और इधर y एक्सिस पे, तो इसकी वैल्यू यहां से यहां तक कितनी हो गई? तो ये a है और ये वाला कंपोनेंट थीटा होता है। सो a cos कितना हो गया? 30। इसका मतलब 5 cos 30। हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। ay की वैल्यू बताओ, ay की वैल्यू। 5 sin 30 डिग्री। हाँ, ये जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो a sin कितना आएगा? 30। आप देख के बताओ ये वाला वैल्यू कितना आएगा? b cos थीटा। तो अभी ये सब टाइम पास के लिए सिखाया था, ये सब टाइम पास के लिए सिखाया था, याद रखना चाहिए था ना?
सो यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो b cos थीटा और डायरेक्शन किधर हो गया तो पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस मतलब वेक्टर a के अलोंग। एनी डाउट? नो सर। हाँ। सर अब क्या देखो ये जो b का प्रोजेक्शन है a पे या b का कंपोनेंट है a के अलोंग, दोनों बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन ए मतलब b का प्रोजेक्शन a पे कर रहे हो, देखो b का प्रोजेक्शन a पे कर रहे हो, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग a। b cos थीटा क्या है बच्चे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a और क्या बोल सकते हैं इसको? कंपोनेंट of vector b along vector a। Any doubt? नो सर। अब देखना ये दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? क्या? ये दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? सेम। हाँ सेम। तो इसी का जो मल्टीप्लिकेशन किया गया उसका नाम रख दिया गया डॉट प्रोडक्ट, और परपेंडिकुलर वाले के साथ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब नाम देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आया कि नहीं आया? सो जब किसी वेक्टर का कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में ले लें तो उसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। नाम है डॉट प्रोडक्ट एज कि उसकी वैल्यू स्केलर होती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? स्केलर प्रोडक्ट। सो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये इंटू नहीं है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है। सो डॉट का सिंबल है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a और यहां से यहां तक का इसका मैग्नीट्यूड हो गया b cos थीटा। सो a इंटू क्या हो गया? b cos थीटा। उसी को अगर अच्छे से लिखें तो हम लिख सकते हैं a डॉट b इक्वल टू ए बी cos थीटा। एनी डाउट? सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी हो गई? ए बी cos थीटा। याद रहेगा बच्चे? यस सर। आप सुनो, इसमें इंटू लिख सकते हो, इसको इंटू रीड करेंगे। ये मैग्नीट्यूड है सब, देखो इधर कहीं डायरेक्शन नहीं है, कहीं यहाँ पे आई कैप जे कैप नहीं है, तो इसको इंटू बोल सकते हो, इसको कैसे भी दिखा सकते हो, ये इंटू है, ये इंटू नहीं है। दो वेक्टर के बीच अगर कुछ लिखे हो तो 100% इधर डॉट होगा और नहीं तो क्रॉस होगा, उसको इंटू रीड नहीं कर सकते। सो ए डॉट बी की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? ए बी cos थीटा, या cos थीटा की वैल्यू अगर लिखना रहा तो क्या लिख सकते हैं बच्चे? ए डॉट बी अपॉन ए बी। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? बोलो, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? वेक्टर। ये बताओ, ये ए और ये बी क्या है? A is the magnitude of vector A. Very good. सही है। नहीं, A is the magnitude of vector A and B is magnitude of vector B. वो आपको निकालने आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A लिख देता हूं। A जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, B जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। सो एग्जैक्टली किस लिए यूज होता है देखो, इसका पहला यूज एग्जाम्पल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एफ डॉट डी। सो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 9th क्लास में गलत सिखाया गया था। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन है बुक में भी तो इंटू ही था, ऐसे कैसे कर दिया? बुक में तो इंटू था। सो बुक में इंटू क्यों था? देखो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है बच्चे? देखो तो ए बी cos थीटा। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? सर आवाज नहीं आ रही।
व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो देखो, एडिशन दो वेक्टर का भी थीटा पे डिपेंड करता है और मल्टीप्लिकेशन भी दो वेक्टर का थीटा पे डिपेंड कर रहा है। आया कि नहीं आया? यस सर। सो एफ डॉट डी का वैल्यू बताओ क्या होगा जल्दी। एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, सही है। अब धुंधला धुंधला सा याद रहेगा ना बच्चे, तो धुंधला धुंधला सा अगर याद हो तो 9th क्लास में कैसे क्वेश्चन आते थे, ये फोर्स है 10 न्यूटन का, ये 10 न्यूटन के फोर्स लगाने के बाद ना ये ऑब्जेक्ट यहां चला गया और डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो पूछते थे वर्क की वैल्यू क्या होगी, वर्क और फॉर्मूला लगाते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू 10, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5, आंसर कितना आ जाता था 50 जूल। ऐसे ही करते थे ना बच्चे। अब एक्चुअली ये गलत था क्योंकि हमने ये देखा, बट स्टिल ये सही था। कैसे देखना, फोर्स किसके अलोंग है बोलो, फोर्स का डायरेक्शन एक्स के अलोंग और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है एक्स के अलोंग, दोनों के बीच का एंगल 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब f इंटू डी यहाँ पे यूज कर सकते थे। आया कि नहीं आया? और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन 9th में होते थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते थे कि ट्रॉली, ट्रॉली को पता है खींचते हैं ना, तो ट्रॉली बैग सपोज ऐसे है, ट्रॉली को ऐसे नहीं खींचते हैं, ऐसे भी नहीं खींचते हैं, ट्रॉली का ऐसे पकड़ के हैंडल पकड़ के खींचते हैं। तो उस टाइम में देखो डिस्प्लेसमेंट होता है इधर, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इधर होता है, लेकिन फोर्स हम कैसे लगा रहे होते हैं ऐसे। क्या दोनों के बीच का एंगल 0 होता है? सब खींचे हो ना ट्रॉली कि नहीं खींचे हो? ट्रॉली बैग खींचे हो ना, ट्रॉली बैग। हाँ, सो उस टाइम में फोर्स ऐसे लगाते हो इंक्लाइन और डिस्प्लेसमेंट किधर होता है एक्स के अलावा। क्या तब भी एफ इंटू डी यूज कर सकते हैं? नहीं, तब क्या यूज करना पड़ेगा एफ डी कॉस थीटा। इसका मतलब 9th वाला सही था, लेकिन वो पर्टिकुलर एक कंडीशन के लिए सही था। उस टाइम में हमारा दिमाग छोटा था ना, उस टाइम में तो थीटा भी नहीं सिखाया था तुम लोगों को मैथ्स वालों ने, इसीलिए वहां पे एफ इंटू डी सिखाते थे, बिकॉज वहां पे थीटा की वैल्यू 0 होती थी, cos 0 1 होता था, इसीलिए ये वाला टर्म नहीं होता था। ठीक है बच्चे? आपसे फोर्स का फॉर्मूला ये आएगा वर्क एनर्जी में, हम बताएंगे वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तब स्केलर क्वांटिटी आएगा, तब वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगा। मैं करके दिखाऊंगा कैसे स्केलर क्वांटिटी आए, वो करके हम देखेंगे। ठीक है बच्चे? यस सर। रब करो। सो पता चला, एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। कैसे मल्टीप्लिकेशन है, तो एक वेक्टर ए विच इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। इसी के दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को कौन सा बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि सिंबल डॉट यूज किया। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू स्केलर आने वाली है। देखो थीटा की वैल्यू सपोज 60 है, cos 60 कितना होता है 1/2, ये सपोज 5 है, ये सपोज 6 है, तो ये सब के सब मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कहीं डायरेक्शन का नामो निशान नहीं है। आया कि नहीं आया? यस सर। मिटाऊं? पक्का? यस सर। हाँ, सो पता चला कि डॉट प्रोडक्ट होता है ना एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन के साथ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और भी बच्चे इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं डॉट प्रोडक्ट के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 12th में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, FLUX फ्लक्स। कुछ करंट? हाँ करंट नहीं बच्चे, करंट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ठीक है।
करंट जो होता है वो उसमें क्या वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, सो करंट स्केलर क्वांटिटी में हम काउंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक एग्जांपल बता रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट कहां-कहां यूज करते हैं, करते बहुत जगह है, उसमें कुछ नाम लिख रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब तुम नाम नहीं सुने हो, 12th में सुनोगे, ये सब डॉट प्रोडक्ट यूज होते हैं, मतलब ये सब जो सीखोगे उस सब का काम आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वर्क, ऐसे टर्म जो होते हैं ना उसमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब तक मैंने जो सिखाया वो सिर्फ फॉर्मूला सिखाया, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो वो नहीं सिखाया। अब तक सिर्फ फॉर्मूला सिखाया कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, निकालते कैसे वो नहीं सिखाया। सो हमें पता चला a डॉट b की वैल्यू ab cos थीटा या cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन ab cos थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये यूज कहां करते हैं, तो पहला तो एप्लीकेशन पता चला कि किसी भी कुछ जैसे वर्क निकालने में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने में, ऐसे क्वांटिटी का जो हम वैल्यू निकालते हैं तब यूज करते हैं। दूसरा यूज कहां होता है, तो पहला यूज क्या पता चला बच्चे, फर्स्ट एप्लीकेशन कि किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए निकालते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज हो रहा। दूसरा जो है ना दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। सो नोट करके लिखाता हूं, इट इज also used to find angle between two vectors, मतलब दो वेक्टर a और b दे दिया, उसकी वैल्यू दे दिया और उसके बीच का एंगल नहीं दिया। a दे दिया, a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया और उसका एंगल नहीं दिया और तुमसे पूछा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, तो तुरंत यहां स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में cos थीटा की वैल्यू ये यूज हो जाती है a डॉट b अपॉन ab। याद रहेगा बच्चे? पक्का? कैसे होगा अभी देखते हैं, ठीक है? रब करो। सो टाइम कम बचा है इसीलिए थोड़ा अच्छे से देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे। सो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन हो गया कि डॉट प्रोडक्ट का a डॉट b का वैल्यू ab cos थीटा, ये मैं लिख देता हूं, यही मैं यूज करने वाला हूं सब जगह। a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज थीटा? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। A magnitude of vector A, B हाँ। is the magnitude of vector B, theta equal to angle between vector A and B. वेरी गुड। सो वही चीज करने वाले हैं। अब नया हेडिंग दे दिया, उसी के अंदर एक छोटा सा हेडिंग है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। मतलब पहले i कैप j कैप याद करो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या था, i कैप j कैप k कैप, इसको क्या बोलते थे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। सो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा पहले इनका निकालते हैं। तो 9 कॉम्बिनेशन आएंगे, i डॉट i, ये इनटू नहीं है, वेक्टर i कैप डॉट j कैप, i कैप डॉट k कैप, j कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, j कैप डॉट k कैप, देन k कैप डॉट i कैप, k कैप डॉट j कैप एंड k कैप डॉट k कैप। कितने कॉम्बिनेशन हो गए बच्चे? 9। चलो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है? हाँ हाँ, लेकिन दोनों ये सब के सब ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। चलो a डॉट b का फार्मूला बताओ जल्दी। a b cos थीटा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप? बोलो 1। मार्क खाओगे पक। मैग्नीट्यूड क्या कर रहे हो, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कितनी बार बताया? सो i कैप का ये ab cos थीटा, तो a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप? 1 इनटू, इधर सब इनटू रीड करेंगे, 1 इनटू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप अगेन?
1, दोनों के बीच का एंगल cos 90 गड़बड़ करते 0। अरे आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, ये भी आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल कितना 0, गड़बड़ करते 0 सो 1 into 1 into cos 0 1, सो आंसर कितना है 1। बताओ स्केलर है कि वेक्टर है? अरे स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर आया ना, 1 एक नंबर बता रहा है, इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं है। 1 नंबर बता रहा है, कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं है। इट मींस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आया कि नहीं आया? वेरी गुड। आई कैप डॉट जे कैप, चलो आई कैप का मैग्नीट्यूड बताओ, जे कैप का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल cos 90 हाँ 90, क्यों आई कैप जे कैप, तो दोनों के बीच का एंगल 90। So 1 into 1 into cos 90 0 means 0. So I dot के भी क्या आ जाएगा 0, ये भी 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1। आया कि नहीं आया? yes sir So पता ये चला कि दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम रहे, I dot I रहे तो 1 होगा, J dot J रहे तो 1 होगा और K dot K रहे तो 1 होगा। बाकी सबके साथ कर दो तो क्या हो जाएगा 0। यस और नो बच्चे, यस और नो? yes sir किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? no sir हाँ, सो याद रखना है I dot I फिट करना है, I dot I 1, J dot J 1, मतलब सेम बिरादरी के साथ करते हैं तो 1, बाकी किसी भी बिरादरी के साथ करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का एग्जांपल लेता हूं। एक वेक्टर A लिया, दूसरा वेक्टर B लिया। एक को तीन कंपोनेंट के अगर अलोंग है तो क्या ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप लिख सकते हैं क्या? yes sir कल इस लास्ट टाइम में सिखाया था। अगर a 3D में है वेक्टर A तो हम ax into i कैप ay into j कैप प्लस az into k कैप लिख सकते हैं। ठीक है, yes sir वेक्टर B को bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप लिख सकते हैं ना? अब चलो वेक्टर A डॉट B कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सिखाता हूं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, ए बी कॉस थीटा नहीं, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं देखो। वेक्टर A इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। आपकी आवाज ही नहीं आती है, अच्छा बीच बीच में आवाज नहीं आती है? प्रॉब्लम होती है। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर दिया करूंगा। ठीक है, ये बीच बीच में बहुत सारा आवाज जो है तुम लोगों को भी आ रहा है कि सिर्फ मुझे आ रहा है? सर मेरे पापा को भी आ रहा है, तो किसके मोबाइल से आ रहा है? किसी के माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम है। अरे हाँ, माइक्रोफोन निकाल दो बच्चे, जिसके मोबाइल में प्रॉब्लम है निकाल दो। देखो इधर वेक्टर है, जहां पे नई आवाज आएगी बोल देना, मैं फिर से बोलूंगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम डॉट प्रोडक्ट सीख रहे हैं कैसे निकालते हैं, जैसे इसको कैसे सीखा वैसे इसको भी सीख रहे हैं। सो वेक्टर ए की वैल्यू रख दिया डॉट 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 डॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी? सो bx i कैप प्लस bz k कैप। सही है बच्चे? यस सर। आप चेक करो, एक ax को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ay को भी तीनों के साथ और az को भी तीनों के साथ, हाँ या ना? यस सर। तो चलो ax मैग्नीट्यूड क्या एक साथ, तो ax इंटू bx, हाँ या ना बच्चे? हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ax इंटू आई कैप है डॉट bx इंटू आई कैप, तो देखो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो तो ax इंटू क्या हो गया बच्चे bx, आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू कितनी 1, हाँ या ना? अरे बोलो, मैग्नीट्यूड को पहले मल्टीप्लाई किया ax इंटू bx, आई कैप डॉट आई कैप कितना 1 प्लस ax इंटू by मल्टीप्लाई किया ax इंटू by इंटू
आई कैप डॉट जे कैप कितना 0 प्लस ax इंटू क्या हो जाएगा bz आई कैप डॉट के कैप कितना 0 हाँ या ना? अरे बोलो बच्चे। हाँ नाउ ay को मल्टीप्लाई करते हैं तो ay इंटू bx z डॉट आई कैप कितना 0 ay इंटू by मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन z डॉट j कितना 1 प्लस ay इंटू bz z डॉट k की वैल्यू कितनी 0 प्लस az इंटू bx k डॉट i कितना 0 प्लस az इंटू by k डॉट j कितना 0 प्लस az इंटू bz k डॉट k कितना 1 सो फाइनल आंसर आ गया ax इंटू bx प्लस ay by az bz हाँ है ना बच्चे? देखना दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट जो आया स्केलर आई के वेक्टर आया बोलो जल्दी स्केलर एनी डाउट? तुम मल्टीप्लाई कैसे करना सुनो ध्यान से शॉर्टकट चुपचाप आई वाला आई के साथ करना जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ क्योंकि बाकी सब क्या आने वाले हैं 0 सो बाकी सब क्यों करना आया ना? ठीक है आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ के वाला के साथ ठीक है यस सर फोर्स की वैल्यू गिवन है 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप न्यूटन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप एंड प्लस माइनस के कैप मीटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क फाइंड आउट करोगे कि मैं करूं जल्दी बोलो जल्दी बोलो 20 आई कैप 20 plus 12 plus 2 सही है -2 बकलो माइनस इधर रब करो यस सर हाँ तो देखो आंसर कितना आ गया सिंपल फॉर्मूला लगा दो वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी ये मैंने लिखा दिया ये फॉर्मूला जो है ना एफ डॉट डी वर्क फोर्स क्या था चैप्टर में आएगा वर्क का फॉर्मूला लिख दिया एफ डॉट डी एफ की वैल्यू कितनी है 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप चेक करो प्लस इंटू प्लस प्लस 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 माइनस 3 इंटू माइनस 4 कितना हो गया प्लस 12 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 सो आंसर कितना हो गया बोलो 30 जूल आया कि नहीं आया यस सर स्केलर है कि वेक्टर है स्केलर सो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे स्केलर होता है सो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है वो सिखाया समझ में आया कि नहीं आया हाँ इसका यूज नहीं किया ए डॉट ए बी cos थीटा का यूज अभी नहीं किया है ज्यादा अभी ये समझ में आ गया कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं ठीक है बच्चे सो आज आप लोगों का टाइम खत्म हो गया इसीलिए मुझे स्टॉप करना पड़ रहा है नहीं तो और कुछ सिखाता बहुत मजा आएगा इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब ठीक है सो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं आप लोग अच्छे से देखिए नोट्स में याद से आपको भेज रहा हूं और नोट्स भेज दिया हूं वर्कशीट में याद से भेज रहा हूं आपको सॉल्व करके कल बताना है मैं लिख दूंगा कहां से कहां तक करना है ठीक है बच्चे यस सर हाँ सो अभी चलिए फटाफट आप लोग आराम